हेलो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल हस्बेंड्री की डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, एनिमल की डिजीज़ के क्लासिफिकेशन देखे थे और उस लेक्चर में आप सभी का प्यार और आप सभी की मोहब्बत मुझे कमेंट बॉक्स में भी दिखाई दी और मैं यही एक्सपेक्टेशंस आगे की जर्नी में भी आपसे करता हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर एक टॉपिक में इतने शानदार तरीके से आपके लिए लेके आऊँगा कि जो टॉपिक्स में आपको डर लगता है, जो आपकी सफलता के आड़े आता है, वो अब नहीं होगा। तो इसी के साथ एक जो प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा सा ब्लर आ रहा था बोर्ड वगैरह, तो वो दिक्कत आपको शायद अब देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए वो एक प्रॉब्लम के लिए मैंने 3 सॉल्यूशन का एग्जीक्यूशन किया है। अब उसका परिणाम क्या होता है वो देखते हैं। एक तो मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 डिजीज़ पढ़ा सकता था इस बोर्ड पे, लेकिन नहीं, मैंने आपको 2 डिजीज़ ही लेके आया हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ वर्ड्स आपको जो अक्षर हैं वो क्लियर दिखें। और एक मैंने अपना जो ट्राइपॉड है वो थोड़ा सा पास में रखा है ताकि आपको क्लियरिटी के साथ दिखे। और एक चीज़ ये कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है और ये लेक्चर और सभी लेक्चर्स का एक क्लियरिटी के साथ जो पिक्चर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आप अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब तक का जो अपना नॉलेज है एनिमल डिजीज़ को लेकर, आपको ये ज्ञान हो गया है कि ये जो डिजीज़ है तो वो उसके पीछे ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो वायरस है, क्या वो प्रोटोजोआ है, क्या वो पैरासाइट है, कौन उसके पीछे है, क्या वो फंगस है। तो ये नॉलेज जो है ये अब आपके पास, मैं यही आशा करता हूँ कि ये अब आपके पास में होगा। और एक मेरा सजेशन भी होगा और निवेदन भी होगा कि जो इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले वो लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर में आइए, ताकि आपको इस लेक्चर में एक नया आनंद मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंथ्रेक्स और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कोज करता है। ये नॉलेज हमारे पास अब है। अब बात करते हैं एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स का कॉमन नेम देखिए, एंथ्रेक्स के कुछ कॉमन नेम हैं। पॉइजनस फीवर के नाम से भी जाना जाता है इसको स्प्लिनिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, इसको वूल सोटर्स डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। हर एक कॉमन नेम के पीछे एक कारण है, एक लॉजिक है। हमें रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई लॉजिक है। आपको रटने वाला काम, यहाँ मेरी क्लास में रटने वाला काम बंद करना है। तो यहाँ बात करते हैं, इसको पॉइजनस फीवर भी बोलते हैं, स्प्लिनिक फीवर भी बोलते हैं। स्प्लिनिक फीवर के बारे में मैंने नॉलेज आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था कि स्प्लिनिक फीवर इसको क्यों बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जैसे कि ये यहाँ एक स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, अब ये स्टमक के ठीक समीप में स्प्लीन होता है। ठीक है, ये स्प्लीन एक कैशूनट जैसे शेप का होता है, काजू जैसे शेप का एक स्प्लीन होता है, जिसको प्लीहा के नाम से जाना जाता है हिंदी में, या हिंदी में उसको तिल्ली भी बोलते हैं। स्प्लीन में भी कैंसर होता है, हमारे ह्यूमंस में भी होता है ये, और एनिमल्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें कैंसर की समस्या हो जाती है। ठीक है, और जिसे तिल्ली का कैंसर भी बोलते हैं। तो ये जो स्प्लीन है एंथ्रेक्स के केस में, ये 4 to 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है। एंथ्रेक्स डिजीज़ में ये जो स्प्लीन है ये 4 से 5 गुना बढ़ जाता है इसका आकार। ठीक है, ये जो स्प्लीन होता है इसका फंक्शन क्या होता है ये पढ़ते हैं। थोड़ा टेक्निकली चला जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो WBC और RBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, और RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, उसके लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है ये स्प्लीन। जो RBC और WBC ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ये स्प्लीन। तो इसका जो एक्चुअल साइज है वो 4 to 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है एंथ्रेक्स के केस में। ठीक है, ये आपको नॉलेज ध्यान में रखना है, इसलिए ही इसे स्प्लीनिक फीवर के नाम से जाना जाता है। एक कॉमन नेम का रीज़न पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको वूल सोटर डिसीज़ भी बोला जाता है, ये भी मैं बताऊँगा, आगे चलते हैं थोड़ा।
बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, जितनी भी डिजीज़ हैं जिसमें बुखार आने लगता है वहाँ आपको एक रेंज याद रखनी है 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट की। यही रेंज आपको याद रखनी है, इतना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बुखार आने पर, ये डिजीज़ के केस में। लेकिन आपके ज्ञान में अब एक चीज़ ऐड हो गई है कि मिल्क फीवर जब हम बात करते हैं तो उसमें, जिसको हाइपोकैल्शियमिया के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से ये आपको डिसीज़ देखने को मिलती है। तो अब इस केस में क्या होता है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। आपको वहाँ बॉडी का टेम्परेचर 98 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिलेगा। एकमात्र ऐसा नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स है मिल्क फीवर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और बॉडी का टेम्परेचर जो रेंज बताइए वहीं देखिए 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको यहाँ बॉडी का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं वेक्टर। तो देखिए आपको स्प्लीनिक फीवर के पीछे का कारण पता है। अब बात करते हैं इसको वूल सोटर्स डिसीज क्यों बोलते हैं। वूल सोटर्स डिसीज यानी कि इस डिसीज़ को जो ऊन निकालने वाले होते हैं, जो ऊन को हार्वेस्ट, उस प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग, ठीक है। ऊन को निकालना भेड़ के शरीर से, उसको बोला जाता है शेयरिंग। तो वो जो शेयरिंग जो प्रोसेस है, वो जो ह्यूमंस है उनकी भी, भेड़ ऊन निकालने वालों की डिसीज़ भी इसको बोला जाता है, यानी वूल सोटर डिसीज़ भी बोला जाता है। क्या होता है, जो ये इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इसके जो स्पोर्स हैं, ये भेड़ के ऊन में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा, शायद आपने कभी ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो भेड़ है, जो शीप है, उसको माइक्रोब्स का म्यूजियम कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों का संग्रहालय की उपाधि दी गई है भेड़ को। तो ये वर्ड्स उसको दिए गए हैं। तो अब क्या होता है कि जो इसके स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, बहुत ही डेंजरस कह सकता हूँ इस डिसीज़ को। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत घातक होते हैं, आगे बताऊंगा क्यों। तो जो इसके स्पोर्स होते हैं ये भेड़ के ऊन में मौजूद होते हैं। जब शेयरिंग की प्रोसेस होती है तो जो स्पोर्स है वो हवा के द्वारा, धूल के सूक्ष्म कणों के द्वारा हवा में उड़ते हैं, और हवा में उड़ के जो भेड़, जो व्यक्ति जो शेयरिंग प्रोसेस कर रहा है, उसके नाक से होते हुए उसके रेस्पिरेटरी ट्यूब यानी श्वसन नलिका में चले जाते हैं, और इस तरीके से ये डिजीज स्प्रेड आउट होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्या हो गया, स्पोर्स हवा में उड़े धूल के कणों से, वेक्टर क्या हो जाएगा, विंड और एयर। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूंगा या मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करूंगा तो रेस्पिरेटरी ट्यूब, श्वसन नलिका, ठीक है। क्लियर हो गया अब आपको। इस तरीके से इसको, इसीलिए इसको वुल सोटर्स डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। दोनों कॉमन नेम के कारण पीछे के पता चल गए हमें। अब बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 to 7 डेज। तो सबसे पहले आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो देखिए इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है। सबसे एक खूबसूरत एग्जाम्पल अगर मैं आपके समक्ष रखूंगा तो कोरोना है। कोरोना के केस में क्या होता है, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मेरी बात करता हूँ, तो कोरोना का जो वायरस है, जो एंटीजन है, वो मेरे बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, मेरी बॉडी में आया मुझे बीमार करने के लिए, ठीक है। अब समझ लो कि वो मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ और उसने अपने सिम्टम्स बताए। इंट्रोड्यूस होने से सिम्टम्स बताने तक का जो बीच का समय है, जो पीरियड है, उसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एक होता है इनोक्यूलम, तो अमाउंट ऑफ पैथोजन, या वी कैन से दैट पॉपुलेशन ऑफ पैथोजन, इनोक्यूलम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन क्या होता है, पैथोजन का, एंटीजन का मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस होना फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, डिसीज करने के लिए, तो वो होता है आपका इनोक्यूलेशन। और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड, तो उस एंटीजन का, उस पैथोजन का मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस होना, इनोक्यूलेशन। और वो जो प्रोसेस, वो प्रोसेस है, मतलब इनोक्यूलेशन यानी से लेकर सिम्टम्स बताने तक के बीच का जो समय है वो इंक्यूबेशन है। अब आपको क्लियर हुआ होगा, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है तो बस 6 to 7 डेज होता है। तो क्या सर 3 से 7 दिन पहले क्या वो मेरी बॉडी में एंटर हुआ था? जी हाँ,
यही का कारण है, यही है। डेथ ऑफ रेट की बात करते हैं तो 95 to 100% इसका डेथ ऑफ रेट या मृत्यु दर बोलूँगा तो डेथ रेट इसकी इतनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये इतनी ज़्यादा घातक बीमारी है कि 100% इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी अगर मैंने 100 एनिमल रियर किए हैं, मैंने 100 पशु पाले हैं, तो वहाँ मिनिमम कम से कम 95% जो पशु धन हानि मुझे हो जाएगी। यानी कि 95 जो पशु है या जो एनिमल है उनकी डेथ हो जाएगी। कैजुअलिटी लगभग 95 to 100% होती है, या फिर 100% मैक्सिमम, मिनिमम 95 और मैक्सिमम बोलूँगा तो 100% होती है। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डेंजरस डिसीज़ है एंथ्रेक्स की बात करूँगा मैं, कि आप ये समझ लीजिए जो इसके स्पोर्स होते हैं ना, ये 12 साल तक यानी 12 ईयर्स तक एक्टिव होते हैं। इसलिए इस डिसीज़ में कभी भी पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, ना पशुओं को दफनाते हैं, ना एनिमल की डेथ के बाद उसको दफनाया भी नहीं जाता है, क्योंकि इसके स्पोर्स 12 ईयर्स तक एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए पशु की डेथ के बाद उसको डायरेक्ट जला दिया जाता है। तो ये सब कारण है। बहुत ही मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ अगर एनिमल में बोलूँगा वो एंथ्रेक्स ही है। वहीं अगर मैं वायरल डिसीज़ की बात करूँगा तो आप रिंडरपेस्ट में जाओगे। वहीं अगर मैं पोल्ट्री के केस में बात करूँगा तो रानीखेत में जाओगे, न्यूकैसल डिसीज। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज इन चिक्स इन केस ऑफ पोल्ट्री, तो आप वाइट डायरिया की बात करोगे, बैक्टीरियल डिसीज वाइट डायरिया दस्त के केस में। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करेंगे अपन कि इंक्यूबेशन पीरियड और इसका डेथ रेट इतना हो गया। अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो इसको रेजिस्ट करती है। कौन? अल्जीरियन शीप, अरब कंट्री की जो शीप है वो इसको रेजिस्ट करती है, उसमें रेजिस्टिविटी होती है। डार्फ पिग, बोना सुअर और बर्ड में भी रेजिस्टिविटी होती है। क्या सर पोल्ट्री में होती है? नहीं, बर्ड में नहीं होती, पोल्ट्री में नहीं होती है ये डिसीज। ठीक है। क्या सर ये भेड़ में होती है? हाँ भेड़ में होती है, लेकिन अल्जीरियन भेड़ में नहीं होती है। क्या ये सर पिग में होती है? हाँ ये पिग में होती है, लेकिन ड्वार्फ पिग में, बोने सुअर में नहीं होती है, और बर्ड्स में ये नहीं होती है, पोल्ट्री में नहीं होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सिम्टम्स की। अब हम लक्षण की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको स्प्लिनिक फीवर और वुल सोर्टर्स के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया, आपको कारण पता चल गया है। अब पॉइजनस का कारण क्या होता है? देखो अगर मैं बात करूंगा कि पॉइजनस फीवर क्यों बोलते हैं, यानी जहरीला ज्वर के नाम से इसको क्यों जाना जाता है। अगर मैंने बोला जैसे कोई ह्यूमन है, उसने जहर पॉइजन ले लिया है, ठीक है, तब उसके आप देखेंगे आपको नाक से, कान से जो नेचुरल ऑरिफिस होते हैं वहाँ से आपको झाग निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सेम सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए ही इसको पॉइजनस फीवर कहते हैं। आगे पढ़िए, सिम्टम्स पढ़िए। एनिमल इज शोइंग इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर बढ़ जाती है। फोमी शाइनी थिक कोलतार लाइक ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम नेचुरल ऑरिफिस लाइक माउथ, नोज और एनस। यहां पे क्या? फोमी शाइनी चमकदार, थिक गाढ़ा, कोलतार लाइक ब्लड डिस्चार्ज रक्त का प्रवाह, रक्त का स्त्राव प्राकृतिक छिद्रों से होने लगता है। यही इसके सिम्टम्स देखने को, आपको यही सिम्टम्स घोट लेने हैं, खा लेने हैं, चबा लेने हैं, डाइजेस्ट कर लेने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यही सिम्टम्स की पॉइंट ध्यान में रखने। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि बुखार आना, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन डाउन होना, ठीक है, और लेमनेस है, लेजीनेस है, ये जो कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन की पॉइंट्स कैसे याद रखने? अगर क्वेश्चन आया तो मेरा एंथ्रेक्स, मेरा रिंडरपेस्ट से डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है, तो की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर बोलूँगा एनिमल इज शोइंग इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, फॉमी शाइनी थी, कोलतार लाइक ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम नेचुरल ऑरिफिस लाइक माउथ, एनस, नोज, वहां से आपको ये तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। अब इसकी बात करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। एक होता है एस्कोली टेस्ट और एक होता है एमबी टेस्ट। एमबी टेस्ट क्या है? मिथाइलिन ब्लू टेस्ट की बात करते हैं, एमबीआर टेस्ट नहीं। एमबीआर होता है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। वो क्यों यूज होता है? जो मिल्क के में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कंटामिनेशन, मिल्क को दूषित करते हैं, मिल्क को खराब करते हैं, तो उसके उसके डिटेक्शन के लिए, ठीक है, उसके परीक्षण के लिए एमबीआर टेस्ट किया जाता है। और वही एमबीआर टेस्ट आपने शायद तक ब्रीडिंग में भी पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब करते हैं हम लोग,
तो जो सीमेन है, मतलब जो वीर्य है, उसके अंदर जो स्पम्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसकी काउंटिंग के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी को काउंट करने के लिए, स्पम्स की काउंटिंग के लिए एमबीआर टेस्ट करते हैं। वहीं चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंटामिनेशन ऑफ मिल्क, वहाँ भी एमबीआर टेस्ट का यूज़ किया जाता है। और जो ये एमबी टेस्ट है, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये एंथ्रेक्स के केस में करते हैं, और एस्कोलिटिस, ये 2 टेस्ट याद रखने हैं आपको। अब अपन बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, क्या उपचार क्या है इसके। तो देखो 33.33% सल्फामेडिन का यूज़ करते हैं, सल्फामेथाजिन बोल लो आप। देखो जहाँ भी आपको दस्त के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डायरिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वहाँ आपको आंख बंद करके याद रखना है कि भैया 33.33% सल्फामेथाजिन देंगे। सल्फामेडिन भी बोल लो, सल्फामेथाजिन भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ कहाँ, वाइट डायरिया चिक्स के केस में, रिंडरपेस्ट, शूटिंग डायरिया सिम्टम्स आगे पढ़ाऊंगा आपको, उसमें भी 5 से 6 फीट लंबे शूटिंग डायरिया होते हैं, काफ़ी एक उसके सिम्टम्स भी बहुत खतरनाक होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा वो भी। तो शूटिंग डायरिया वहाँ पे हो रहा है रिंडरपेस्ट में। सेम मैंने बोला था चिक्स की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज बोलूँगा, वाइट डायरिया की बात करूँगा, सफ़ेद दस्त की बात करूँगा। जहाँ भी दस्त के सिम्टम हैं सल्फामेथाजिन लगा दो। 33, सांद्रता भी वही, अमाउंट भी वही, 33.33% सल्फामेडिन या सल्फामेथाजिन बोल लो। सेम एंथ्रेक्स के केस में कैसे याद रखोगे, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज चिक्स के केस में वाइट डायरिया, सल्फामेथाजिन लगा दो। वायरल में रिंडरपेस्ट, सल्फामेथाजिन वगैरह 33.33% लगा दो, खत्म। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये एंथ्रेक्स का चैप्टर क्लोज होता है। यहाँ पर आपको ये पता चल गया इसके कॉमन नेम के पीछे कारण क्या है, रीजंस क्या है। आपके पास अब इतना ज्ञान हो गया कि एंथ्रेक्स से प्रश्न आएगा और मेरा गलत हो जाए, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब बात करते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया की। तो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया की बात करेंगे तो इसको पास्चुरेलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रीजन पास्चुरेला इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शिपिंग फीवर भी बोलते हैं, शिपिंग फीवर यानी नाविक ज्वर, ठीक है। अब ये क्यों बोलते हैं, रीजन बताऊंगा, हवा में बातें नहीं, रटना नहीं है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्चुरेलोसिस हो गया, और शिपिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो देखो बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका और पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका। रीजन क्यों है, जैसे मैंने काऊ की केस में बात की, तो ये जो ये होता है ना, ये काऊ के केस में होता है, ठीक है, गाय के केस में। तो काऊ में हो गया, क्योंकि देखो काऊ का साइंटिफिक नेम, बोवाइन में ही आते हैं, बफेलो काऊ दोनों की बात करते हैं। तो काऊ का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, ठीक है। अगर एक्सोटिक काऊ की बात करूंगा तो बॉस टोरस, ठीक है। तो वहां आपको याद रखना है कि बोविसेप्टिका पास्चुरेलो से वहां से लिया गया है। वहीं पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका भैंस का, बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है, बुबेलिस बुबेलिस, ठीक है ना। तो वहीं से ये बुबेलिस लिया गया। तो ये किसके केस में हो जाएगा, बफेलो के केस में हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये बफेलो के केस में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पास्चुरेला मल्टोसिडा। देखो ये एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं पूछा गया है आपको, लेकिन पास्चुरेला मल्टोसिडा है ना, ये एग्जाम में पूछा गया कॉमन, आपको ये याद ही रखना है। ये अगर वो डीप में जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, वरना अपन को सतह पे रहना है। तो पास्चुरेला मल्टोसिडा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉमन पूछेगा तो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन के बारे में आपको पता है कि इंक्यूबेशन क्या होता है, तो 1 to 3 डेज का इसका होता है। उसका अगर बात करूंगा तो 3 to 7 डेज का होता है। कहीं कहीं लिटरेचर में 1 to 5 डेज भी एंथ्रेक्स पे लिखा गया है, तो आप ध्यान में रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। देखो खूबसूरती के साथ अपन पढ़ेंगे सिम्टम्स में, तो आपको हर एक पॉइंट पे इमेजिन करना है, ठीक है ना, रटना कुछ भी नहीं है। देखो सिम्टम्स में क्या है, मैंने आपको क्या बताया, इस हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, तो इसके केस में आपको ये याद रखना है कि जो गला है और जो जीभ है उस पर सूजन आ जाती है, ठीक है ना, स्वेलिंग इन थ्रोट एंड टंग, ठीक है। जब गले में और जीभ में सूजन आ जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो जीभ में बाहर लटका के सांस लेने लगूंगा, ठीक है, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ होगी। तो जब जीभ लटका के बाहर सांस लेंगे तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, ठीक है। अब पढ़ना, सिम्टम्स पढ़ो। देखिए स्वेलिंग इन थ्रोट एंड टंग, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर ये जो सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो वो अपनी जीभ को बाहर लटका कर सांस लेगी, तो ग्रंटिंग साउंड, गुड़गुड़ की आवाज़, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इसीलिए उसको गलघोटू के नाम से हिंदी में जाना जाता है।
और अगर मैं बात करूँगा मेनली, हाँ, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बारिश में भीगती हुई जवान भैंसों की ये डिजीज़ है। तो देखो क्या होता है कि बारिश में भीगती हुई यानी मानसून के सीजन में, जवान भैंस यानी यंग बफेलो, देखिए मेनली इन यंग बफेलो एट मानसून सीजन, मतलब मुख्यतः जवान भैंसों में देखने को मिलेगी, बाकी होती तो सब में, लेकिन मुख्यतः आपको बारिश में भीगती हुई जवान भैंस यानी कि आपको मेनली यंग बफेलो में मानसून के सीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना नॉलेज अपना हुआ। अब बात करते हैं उपचार की, ट्रीटमेंट क्या क्या इसमें देते हैं। तो एंटी-एचएस सीरम का यूज़ करते हैं यहाँ पर आईवी, और वहीं आपका ल्यूकोलस आयोडीन का 20 ml यूज़ करते हैं। देखो एंटी-एचएस सीरम आईवी के फॉर्म में देते हैं। इंट्रावेस्कुलर की बात करें, देखो कोई भी जब सीरम जब इंजेक्शन दिया जाता है तो वो 3 प्रकार से दिया जाता है। एक होता है आईवी यानी कि इंट्रावेस्कुलर, एक होता है आईएम यानी इंटा मसल्स, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एससी यानी कि सबक्यूटेनिस यानी कि त्वचा स्किन्स को उठाकर आप इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कोरोना के केस में, सबसे खूबसूरत जो एग्जाम्पल है वो यही है कोरोना। तो कोरोना के केस में हमें कैसे वैक्सीन दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था क्या है, आईएम के फॉर्म में। जो पुट्ठों पे वैक्सीन लगता है, जो बम पे वैक्सीन लगता है, वो भी आईएम ही है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँगा कि जो आईवी की बात करूँगा तो वो आपको आपके वेन्स में, शिराओं में, आपकी नसों में लगता है, वो आईवी है। ठीक है, तो जो स्किन को उठा के लगाते हैं वो एससी होता है। तो सब के अंदर एंटीबॉडीज़ और जो हम भेजते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सबका एक अलग अलग होता है। जैसे कि हमें बिल्कुल जल्दी अगर रिकवरी चाहिए तो वहाँ आईवी दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो मेडिसिन, जो दवाई हम जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो मतलब कि बहुत जल्द में हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है और रिकवरी मिलती है। तो इस तरीके से चीज़ें अपन को ध्यान रखना। हाँ, वैक्सीनेशन हमेशा बिफोर डिसीज देते हैं, लेकिन सीरम की बात करूंगा ना, वो आपका डिसीज होने पर, ड्यूरिंग द डिसीज देंगे, प्री स्टेज पे देते हैं उसको। आफ्टर डिसीज, प्री स्टेज पूछा गया क्वेश्चन है, फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हर चीज़ अगर मेरे यहाँ, अगर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नोट नहीं की है और अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको वो नॉलेज में रखनी है, संरक्षित रखनी है, ताकि एग्जाम में हर चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन हमेशा बिफोर डिसीज देते हैं। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सीरम, वो हमेशा आफ्टर डिसीज देते हैं, प्री स्टेज में। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। एंथ्रेक्स के केस में इनके जो वैक्सीन होते हैं ना एंथ्रेक्स के, वो भी जैसे एंथ्रेक्स का वैक्सीन आपका मतलब डिजीज होने के पहले देते हैं वैक्सीन, हमको ये पता है, तो वो आपका 4 मंथ या उससे अबाउ आपका एंथ्रेक्स दिया जाता है। वहीं हेमरेजिक सेप्टिसिमिया आपका 6 मंथ और उससे अबाउ, या 6 महीने या उससे ज़्यादा पे आपको इस एज में आपको आपका हेमरेजिक सेप्टिसिमिया का वैक्सीन देते हैं। तो ये चीज़ आपको नॉलेज में रखनी है, और इस तरीके से ये आपका अब ख़त्म होता है। और हाँ, तो आप ये ध्यान में रखना कि एंथ्रेक्स के केस में या हेमरेजिक सेप्टिसिमिया के केस में क्या इसके की पॉइंट है, सिम्टम्स के की पॉइंट क्या है। जो नॉलेज आपको यहाँ से मिला है उसको मैं आपको निवेदन करूँगा कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। डेफिनेटली आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और इजाज़त चाहूँगा कि, और एक ये भी है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक मिली है आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आपको ये जो लेक्चर है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है वो क्लियरिटी के साथ आप तक मैं पहुंचा दूं, ताकि आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और अगले सेशन में हम बाकी की जो हमारी डिटेल में डिसीज़ पढ़ने की उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी इशू आता है, कोई टॉपिक्स पे इशू आता है, सब लेक्चर हम पूरे पढ़ेंगे। आपको एनिमल हस्बेंड्री तक ही मैं सीमित नहीं रखूँगा, मैं आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एलाइड सब्जेक्ट जहाँ जहाँ इशू आता है मुझे सब पता है, सब कुछ पढ़ाऊँगा। हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्या, एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी क्या है, उस लेवल तक आपको हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा यहाँ पर। और जैसे कि एग्रीकल्चर, मेरा खुद का जो स्पेशलाइजेशन है वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ही है, तो जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं सब कुछ हलवा है, कुछ भी नहीं, आपको डरने की किसी टॉपिक से ज़रूरत नहीं है, सब कुछ शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और मुझे बस ऐसा ही आप प्यार बनाते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कैसा आपको लेक्चर लगा, और मैं यही आशा करता हूँ आपसे कि जो एग्री विज़न की जो शिप है वो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्यार बनाते रहिए।
और धन्यवाद।